Jai Hind everyone, and here we are once again with our classes of macroeconomics for class 12th, and we were on the topic. In our last classes we had discussed the calculation, means method of calculation of national income, how to estimate national income. And first method we have studied in our last video, that was value added method. And in this video we are going to discuss the second method of estimation of national income, which is income method. Income method. Okay, so in this video we are going to discuss about that. I hope in our in my last videos where I had explained about value added method, you must have clarified all your doubts and solved some questions, some numericals related to that topic also. That will be for your benefit only. And now I think we shall proceed further without wasting time. So the topic is income method. And here we are going to start this. As you know that today we have to start income method. So before proceeding on the explanation part, I want to ask all of you that what is in income. अगर कोई भी पूछे इनकम क्या होती है, तो इनकम क्या है भाई? इनकम क्या है? कोई भी सोर्स से जो हमारा मनी का इनफ्लो है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? इनकम मेथड. ओके, सॉरी, इनकम है ना. अब इनकम मेथड से नेशनल इनकम इवैल्यूएट करना. देखो, इसके पहले क्या था, हमने वैल्यू एडेड मेथड स्टडी किया, जहाँ पर एक इकोनॉमी में डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा था, और इन डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में जो वैल्यू हम इंक्रीज करते जा रहे थे गुड्स में, ठीक है, या सर्विसेज में, उन वैल्यूज़ को हम ऐड करते जा रहे थे. फॉर एग्जांपल, एक किसान ने कुछ इनपुट इन्वॉल्व किया और वीट का प्रोडक्शन किया, ठीक है, तो वो इनपुट जो हमने जो भी उसमें सीड्स डाले, मैन्योर डाला, उन सब की कॉस्ट हम निकाल लें, ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ वगैरह पर जो एक्सपेंसेस किए, इन सब की कॉस्ट हम निकाल लें, तो हमारे इनपुट्स की कॉस्ट निकल गई. इनको हमने माइनस कर दिया टोटल वीट के प्रोडक्शन की जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है, वैल्यू है, उससे. तो हमारा क्या हुआ? फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर का आउटपुट निकल कर आ गया. इसी तरह से जो आपका सेकेंडरी सेक्टर है उसका भी आउटपुट निकाल लिया, और टेरिशरी सेक्टर में जितनी सर्विसेज हम इंक्लूड करते चले गए उनकी भी वैल्यू एस्टिमेशन हमने कर ली. और इन तीनों सेक्टर्स को की जो वैल्यू एडेड जो भी निकल कर आई, वैल्यू ऑफ आउटपुट जो निकल कर आई, इनको आपने ऐड कर लिया, तो आपका जीडीपी निकल कर आ जाता है, ठीक है. तो इस तरह से ये आगे जीडीपी को एनडीपी में किस तरह से कन्वर्ट करना है, एनएनपी में किस तरह से कन्वर्ट करना है, वो सारी चीज़ें आई होप प्रीवियस वीडियोस आपने देखे हैं, उसमें क्लैरिफाइड की गई हैं. अब बात आ जाती है कि देखो, वो तो था कि प्रोडक्ट में क्या वैल्यू एडिशन हुआ. अब अगर हमें ये नहीं पता है कि हमारे कंट्री की नेशनल इनकम क्या है, तो दूसरा एक तरीका ये भी तो है कि हम यहाँ के जितने भी चाहे फैक्टर, कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उनका क्या कर लें, उनका इनकम काउंट कर लें. तो इनकम को सारे जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं, FOP में लिख रही हूँ, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इनको जो मिलने वाला रिटर्न है, यानी इजी भाषा में कह लीजिए, इनको जो मिलने वाली इनकम है, उसको आप ऐड ऑन करते चले जाइए, तो भी आपको क्या मिल जाएगा? आपका जीडीपी मिल जाएगा. एंड यही जो है आपका इनकम मेथड का बेस है. मैंने आपको एक बेसिक सी नॉलेज देने की कोशिश की है. नाउ अगर हम बात करें income method, according to income method, national income is estimated by adding income earned by all the factors of production for their factor services during a year. एक साल में जो भी डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस ने सर्विसेज दी हैं, लैंड ने क्या दिया, कितनी लैंड ऑक्यूपाई की गई डिफरेंट प्रोडक्शन सोर्सेज के थ्रू, ठीक है, और उन पर कितना प्रोडक्शन हुआ, क्या कैपेसिटी हुई, ठीक है,
कितने लेबर ने काम किया, ये उनकी सर्विसेज हो गई। देन कितना कैपिटल इन्वेस्टेड हुआ, मनी का हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट आ गया कितने एंटरप्रेन्योरशिप के साथ में आपने काम किया, वो आपका आ गया फोर्थ फैक्टर, ठीक है। तो इस तरह से इन चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मिलने वाली इनकम को आप ऐड करते जाइए एंड यू विल गेट जीडीपी। ओके, जीडीपी या फिर कह लीजिए द डोमेस्टिक इनकम। इनकम मेथड से आपका इनकम मेथड से अगर आप जीडीपी की बात करिए तो क्या होगा, इट इज द डोमेस्टिक इनकम, it is the domestic income earned by all the factors। अब यहाँ पर फैक्टर्स से मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। और किसके बीच में, जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री, ठीक है। डोमेस्टिक बाउंड्री या डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग अ ईयर, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा जीडीपी बाय इनकम मेथड। नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंपोनेंट्स ऑफ डोमेस्टिक इनकम। कंपोनेंट्स यानी किन चीज़ों को हम ऐड करेंगे तब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किन चीज़ों को ऐड करेंगे, फर्स्ट जो कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट है, वो है आपका कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ इनकम फ्रॉम वर्क। कोई भी जो एम्प्लॉयज़ हैं यानी एज ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, उनको दिया जाने वाला कोई भी कंपनसेशन, उनके काम के बदले में कोई भी कंपनसेशन जो उनको उनके काम के बदले में दिया जा रहा है, वो सारा क्या कहलाएगा, वो सारा कहलाएगा आपका कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, आपको सैलरी जो मिल रही है वो सैलरी है ही है, उसके अलावा जो आपको क्या दिया जा रहा है, डिफरेंट काइंड ऑफ पर्क्स दिए जा रहे हैं। आने जाने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन दिया जा रहा है, रहने के लिए कंपनी की तरफ से फ्लैट मिल रहा है, फ्लैट में अगर फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, आपके बच्चों को फ्री एजुकेशन मिल रही है, तो ये सारी चीज़ों का एक वैल्यूएशन किया जाएगा और उन वैल्यूएशन को आपकी सैलरी में ऐड करके तब वो टोटल सैलरी आपकी कैलकुलेट की जाएगी और वो टोटल अमाउंट कहलाएगा कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़, ठीक है। ये कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ में दो आपके निकल कर आ रहे हैं टाइप। एक हो गया वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, यानी कैश में आपको डायरेक्टली जो भी मिल जा रहा है, और इस कैश में क्या है, बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस जिसको आप डीए जानते होंगे, बोनस, ऑनरेरियम्स, ग्रैटिट्यूड्स, ये सब क्या है, हाउस रेंट अलाउंसेस, ये सब जो भी कुछ है ये क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है सैलरीज इन कैश। इसके अलावा काइंड, सैलरीज इन काइंड, काइंड का मतलब क्या, दयालु वाला काइंड नहीं, काइंड का मतलब हो गया आपका जहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप या डिफरेंट मैनर में, डिफरेंट वैरायटीज़ में आपको पे किया जा रहा है। जैसा मैंने बताया, क्या आपको हेल्थ फैसिलिटी दी जा रही है, यानी आपकी कंपनी की तरफ से आपको हेल्थ फैसिलिटी दी जा रही है, आप या आपकी फैमिली के कोई भी मेंबर बीमार हो रहे हैं, देन दे आर गेटिंग फ्री हेल्थ फैसिलिटीज़, ठीक है। आपके बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जा रही है। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी आपकी, जो कि डायरेक्टली मनी के फॉर्म में कंपनी के थ्रू या आपके एम्प्लॉयर के थ्रू आपको नहीं दिया जा रहा, लेकिन आप अगर उन फैसिलिटीज़ को कहीं और से लेते तो आपको मनी तो पे करना पड़ता ना, तो वो क्या हो गई, सारी चीज़ें आपकी एक पार्ट ऑफ सैलरी ही हो गई, ठीक है। सैलरी इज़ इन काइंड, इसको हम ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं ये डायग्राम के थ्रू। हियर वी कैन अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली, ठीक है। देखिए, एक यहाँ पर एम्प्लॉयर है, एक एम्प्लॉई है,
ठीक है। और एम्प्लॉय क्या कर रहा है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, ये 2000 का अमाउंट जो भी है वो कैश में दे रहा है, ठीक है। अब इसके अलावा पीएफ में कंट्रीब्यूशन, ही कंट्रीब्यूट्स 2000 टू पीएफ, पीएफ में वो 2000 एम्प्लॉय की तरफ से जा रहा है जो सैलरी से पीएफ का डिडक्शन होता है, और उतना ही डिडक्शन जो भी प्रोविडेंट फंड में डिडक्शन होता है, ठीक है, तो उतना ही सेम डिडक्शन जो है वो एम्प्लॉयर की तरफ से भी होता है। तो अल्टीमेटली वो फंड जो होता है वो डबल अमाउंट का हो जाता है, जितना एक एम्प्लॉय जमा कर रहा है उसका जस्ट डबल हो जाता है वो पीएफ का आपका जो भी फंड है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, क्यों, क्योंकि ये जो पीएफ का अमाउंट जो एम्प्लॉयर दे रहा है आपके अकाउंट में, वो भी इसीलिए दे रहा है कि आप उसके यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है ना। इट इज़ नॉट इंक्लूडेड सेपरेटली एज पार्ट ऑफ कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। अब यहाँ पर ये देख लो, यहाँ पर ये जो अमाउंट है जो कि ये एम्प्लॉय अपने फंड में से दे रहा है, ये काउंट नहीं किया जाएगा, अलग से काउंट नहीं किया जाएगा कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ में। क्यों नहीं काउंट किया जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी उसकी सैलरी में या उसके वेजेस में इंक्लूडेड है, ठीक है। कैसे इंक्लूडेड है वो देख देते हैं, वो किस तरह से इंक्लूडेड है यहाँ पर देख सकते हैं। एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है एक, और वो क्या एग्जाम्पल है, हियर वी कैन सी, जो भी आपका एम्प्लॉयर्स थर्ड पार्ट, अभी मैंने आपको बताया सैलरीज या वेजेस इन कैश, ठीक है, और इसमें ऐड करोगे इन काइंड, या मतलब सैलरी या वेजेस इन काइंड, डिफरेंट काइंड या डिफरेंट वेराइटीज़ में डिफरेंट फैसिलिटीज़ के थ्रू आपको क्या मिल रहा है एज पार्ट ऑफ योर सैलरी और योर वेजेस, ये दोनों चीज़ें। इसी में थर्ड जो कंपोनेंट है वो हो जाएगा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, जो कि अभी जस्ट मैंने डायग्राम के थ्रू एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश की। जो भी एम्प्लॉयर जो है वो अपने एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए जो भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में, लाइक पीएफ, ठीक है, या पेंशन फंड, तो ये प्रोविडेंट फंड हो गया, पेंशन फंड हो गया, ये सारी चीज़ों में एम्प्लॉयर यानी जिसके आप काम कर रहे हो, जिसने आपको हायर किया हुआ है, वो जो भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है वो सब क्या हो जाएगा, आपके कंपनसेशन टू एम्प्लॉय का एक पार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है, देखिए, students should note that employees contribution to social security schemes are not included separately because they are already included as wages and salaries in cash। जो भी जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में, वो अलग से काउंट नहीं होंगी, क्यों, क्योंकि वो उसकी सैलरी का एक पार्ट के तौर पर ऑलरेडी काउंट हम कर चुके हैं। लेकिन जो भी पार्ट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है वो हम उसमें अलग से काउंट करेंगे, ऐड करेंगे उसमें, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर आगे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है इस डायग्राम के थ्रू, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल में ये दिया हुआ है, देखिए, इन द अबव एग्जाम्पल कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ विल बी टेकन एज 10,000। क्यों दिया जाएगा कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ एज 10,000, क्योंकि यहाँ इसने 2,000 की तो ये सैलरी दी है, ये आ गया आपका, ठीक है, और इसके अलावा क्या है, 8,000 वेजेस एंड सैलरीज इन कैश ये दिया है उसने, और 2,000 एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन दिया है उसने, किस में, पीएफ में दिया है। तो ये सारा मिलाकर कितना हो गया, 10,000। 12,000 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2,000 जो इसका कंट्रीब्यूशन है वो ऐड नहीं होगा, ठीक है, जबकि यहाँ पर इसका ये एज सैलरी ये हमने 8,000 और प्लस ये 2,000 ये सारा मिलाकर ऐड किया तो हमारा कितना हो गया, 10,000, ठीक है, और ये हम ऐड करेंगे एज वेजेस और सैलरी टू दैट एम्प्लॉय। नाउ प्रोसीडिंग फर्दर,
जो आपका नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का जो आपका इनकम मेथड है, उसका फर्स्ट जो कंपोनेंट था वो अभी हमने पढ़ा, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़। ठीक है, और वो किस तरह से कैलकुलेट करना है वो भी मैंने समझाने की कोशिश की है। इसके अलावा सेकंड जो आपका कंपोनेंट है वो बहुत इजी है। सेकंड कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? जो भी आपकी प्रॉपर्टी है या एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है, वो उस पर आपको रिटर्न किस तरह से मिलता है? इन द फॉर्म ऑफ रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट। ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस कहलाती है। और इन सब को आपको ऐड ऑन कर देना होता है। ठीक है, इन सब को आप ऐड कर दीजिए तो आपका निकल जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस, और इसको फिर नेशनल इनकम में एक कंपोनेंट के तौर पर आपको ऐड कर देना होता है। तो ये हो गया नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में इनकम मेथड का सेकेंड कंपोनेंट। ठीक है, नाउ कमिंग टूवर्ड्स द थर्ड कंपोनेंट। थर्ड कंपोनेंट ये आपको दिया हुआ है, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। देखो, कोई किसी के यहाँ जॉब कर रहा है, एम्प्लॉय है, तो उसकी सैलरी तो आपने कैलकुलेट कर ली, लेकिन जो बिजनेसमैन हैं, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, जो किसी और को हायर नहीं कर रहे हैं लेकिन खुद का काम खुद से कर रहे हैं और खुद ही अर्न कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक ग्रोसरी स्टोर है, उस पर एक दुकानदार जो शॉपकीपर जो बैठा हुआ है उसने किसी और को नहीं रखा हुआ है, या फॉर एग्जांपल रखा भी हुआ है तो जिसको रखा हुआ है उसको जो सैलरी और पर्क्स वगैरह दे रहा है वो तो हमने ऐड कर ली यहाँ पर कंपनसेशन टू एम्प्लॉय करके, लेकिन वो जो खुद काम कर रहा है वहाँ पर उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाए, और उसको भी हमें इनकम मेथड में ऐड करना होता है। ठीक है, तो अब उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाए? उसके वैल्यूएशन के लिए मिक्सचर ऑफ इनकम फ्रॉम वर्क एंड फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो हमारा मिक्स, ये जो मिक्स सेक्टर है जहाँ पर वो एंटरप्रेन्योरशिप भी कर रहा है, भाई खुद का बिजनेस है, खुद मैनेज भी कर रहा है, और एज वर्कर उसमें काम भी कर रहा है, दोनों चीज़ें हैं। तो यहाँ पर उसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा? जो भी उसका जो आपका क्या निकल कर आ रहा है, रेंट निकल कर आ रहा है, इसको यहाँ पर लिख लीजिएगा बेशक। जो भी उसका रेंट निकल कर आ रहा है, रॉयल्टी निकल कर आ रही है, ठीक है, या फिर इंटरेस्ट, ठीक, इंटरेस्ट हो गया, और इसके अलावा जो उसका प्रॉफिट हो गया, ये सारी चीज़ें उन बिजनेस यूनिट्स की जहाँ पर एम्प्लॉयर खुद ही, सॉरी, जो बिजनेसमैन है खुद ही बिजनेस चला रहा है, रिसोर्सेज को अरेंज भी कर रहा है और खुद ही काम भी कर रहा है एज लेबर, वो उसने किसी को हायर नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें किस में आएंगी? आपकी ऑपरेटिंग सरप्लस में आएंगी, और इन सब को आप ऐड कर दोगे। ठीक, ये तीन कंपोनेंट्स को ऐड करते हुए आप डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट कर सकते हो। हियर वी आर गोइंग एज द कंक्लूजन ऑफ नेशनल इनकम मेथड। और कंक्लूजन ऑफ नेशनल इनकम में क्या चीज़ हम देख सकते हैं? फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली आप देख लीजिए। Here it is given, according to income method, domestic income, ठीक है, या NDP at FC फैक्टर कॉस्ट पर, NDP at फैक्टर कॉस्ट पर कैसे निकालोगे आप? कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, फर्स्ट वन जो हमने पढ़ा, ऑपरेटिंग सरप्लस जो कि हमने सेकेंड पॉइंट पढ़ा, और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, इसको आप थर्ड जो अभी आपने पढ़ा यहाँ पर, ये इसको आप तीनों को ऐड कर लीजिए तो आपकी क्या निकल कर आ गई? NDP at FC। ठीक, ध्यान से सुन लीजिएगा, आपने किस किस को ऐड किया? आपने कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ को ऐड किया, ऑपरेटिंग सरप्लस को ऐड किया, और मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन तीनों को आपने ऐड कर दिया, कुछ माइनस नहीं करना है यहाँ पर। ठीक है, और आपका क्या निकल कर आ जाएगा? NDP at FC फैक्टर कॉस्ट निकल कर आएगा, यहाँ पर मार्केट प्राइस निकल कर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम फैक्टर्स की इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए फैक्टर कॉस्ट निकल कर आएगा। अब
इसको आपको क्या बनाना है, ये है आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, है ना। अब आपको इसको क्या बनाना है, एनएनपी यानी नेट नेशनल इनकम। तो डी को आपको क्या करना है, डी को आपको कन्वर्ट करना है किस में, एन में, ठीक है। यानी डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए पहले कई वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं, उसमें क्या ऐड करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, NFIA, ठीक है। और वही सेम चीज़ यहाँ पर फॉर्मूले में दी हुई है, NNP एट FC यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। बिल्कुल ऊपर वाले जो 3 कंपोनेंट्स थे वो एज इट इट्स है हमारे, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। ये तीनों ऐड करने के बाद चौथा कंपोनेंट ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इतना आप ऐड कर दीजिए और आपका क्या निकल कर आ गया, नेट नेशनल इनकम कह लीजिए या प्रोडक्ट कह लीजिए, ठीक है। आई थिंक दैट यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस मैथड। बहुत ही आसान मैथड है। यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू इसको समझ लीजिए, डोमेस्टिक इनकम NDP एट FC, ठीक है। और इसको किस तरह से कैलकुलेट करना है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ये फर्स्ट हो गया आपका, सेकंड हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस, और थर्ड हो गया मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड। इन तीनों को आप क्या कर दोगे, इन तीनों को आप ऐड कर दोगे, ये आपका निकल कर आ जाएगा NDP एट FC, ठीक है। और इन तीनों में क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी, अगर क्वेश्चन में अलग अलग दिया हुआ है तो वो भी यहाँ पर समझ में आ जाएगा आपको। और आज का आपका होमवर्क ये है कि ये आपको डायग्राम में बनाना है, ये डायग्राम आपको खुद से बनाना है अपनी कॉपी में, ठीक है। और क्या क्या है, फर्स्ट पार्ट में आपको वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, जो PF वाला एग्जाम्पल हमने पढ़ा, ये तीनों आप ऐड कर दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, फर्स्ट वाला फैक्टर बन जाएगा। इसके अपोजिट सेकंड वाले फैक्टर में आप ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या ऐड करोगे, दो चीज़ें, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम और एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको आप प्रॉफिट बोलते हो, ठीक है। तो अब इसमें क्या आ जाएगा, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेट टैक्सेस, ये सारी चीज़ें आप ऐड कर दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, सेकेंड कंपोनेंट बन जाएगा। इसके अपोजिट आप थर्ड वाले में क्या करोगे, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, जो भी अमाउंट दिया हुआ है वो चाहे रेंट के तौर पर है, चाहे रॉयल्टी, चाहे इंटरेस्ट। अब आपको ये कंफ्यूज होने की ज़रूरत, मतलब ये कंफ्यूजन में आने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये चीज़ें यहाँ भी ऐड हो रही हैं और यहाँ भी ऐड हो रही हैं, नहीं, ये अलग है। क्यों अलग है वो ध्यान से सुन लीजिए। इसलिए अलग है कि यहाँ पर ये ऑपरेटिंग सरप्लस के तौर पर लिया जा रहा है, यानी कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ को पे करने के बाद जो चीज़ें हमारी अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पर मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड में वो बेचारा अपनी सैलरी तो ले नहीं रहा, वो बंदा जो कि खुद से अपना बिजनेस चला रहा है, रन कर रहा है, ठीक है। तो उसका जो भी, चाहे आप उसको सैलरी मान लीजिए, चाहे उसका रेंट मान लीजिए लैंड का, चाहे आप उसके बिजनेस का प्रॉफिट मान लीजिए, जो भी मान लीजिए उसको, वो उसकी मिक्स इनकम कहलाएगी। वो पूरी इनकम को वो अपने जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्व है उन सब में आपस में खुद से डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, ठीक है। तो अब इन तीनों कंपोनेंट्स को, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, ठीक है, इन तीनों को आप ऐड कर दीजिए, आपका क्या निकल कर आ जाएगा, NDP एट FC, ठीक। और फिर इसको NDP एट FC हमें क्या कन्वर्ट करना है, NNP नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, N सेम है, हमें कन्वर्ट करना है किसको, D को N में। तो किस तरह से कन्वर्ट कर देंगे हम, इसमें नेट फैक्टर इनकम, नेट डोमेस्टिक इनकम जो है एट फैक्टर कॉस्ट, इसमें क्या ऐड कर देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। इसको आप ऐड कर दोगे तो निकल कर क्या आ जाएगा, निकल कर आ जाएगा नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट में, ठीक है।
ये आपका इनकम मेथड से नेशनल इनकम एस्टिमेशन का जो भी प्रोसीजर था ये मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. होप यू विल अंडरस्टैंड दिस. एंड आफ्टर दैट there are some numericals given here. I hope you will understand this and you will be able to sort it out. अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है then you can mention the question number. It is question number first. Okay. नाउ क्वेश्चन इसके नेक्स्ट वाला जो है वो क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा एंड देन थर्ड होगा. टोटल 3 या 4 क्वेश्चंस मैंने आपको आज होमवर्क में दिए हुए हैं. जो भी क्वेश्चंस हैं ट्राई टू सॉर्ट इट आउट. नेशनल इनकम मेथड से कैलकुलेट करना है हमको और ये आपको दिया हुआ है इंफॉर्मेशन. Try to solve these numericals by yourself. If you have any problem then you can mention the question number and I will solve that numerical in my next video. Thanks and have a good day.